हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड विलियन या सॉल्यूशन से संबंधित। मैं आप लोगों को अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ा रहा हूं और इस अनुसंख्यक गुणधर्म के अंदर 3 अनुसंख्यक गुणधर्म अपन पढ़ चुके हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। उसके बाद एक और अपना अनुसंख्यक गुणधर्म बचता है और वो है अपना परास्तरण दाब। तो इसके बारे में भी अपन चर्चा यहाँ पर आज शुरू करते हैं। ध्यान से आप लोग देखिए। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ वर्ड यहाँ पर समझा देता हूँ जो आपको समझने अत्यंत आवश्यक है। जैसे एक तो होता है विसरण और एक होता है परासरण। ठीक है, सुनने में दोनों वर्ड एक जैसे लगते हैं, विसरण और परासरण, और लगभग इनकी परिभाषाएं भी एक जैसी ही होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये विसरण क्या चीज है और परासरण क्या चीज है। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिए इसको। विसरण जो होता है वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का निम्न सांद्रता, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन होता है विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? विसरण कहलाता है। ठीक है, अब ये तो अपन ने पढ़ लिया है कि वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता से या उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन होता है, उसे अपन विसरण कहते हैं। अब सुनो, सबसे पहले तो एक वर्ड आ रहा है यहां पर कि सर पहले तो हमें यह बता दो कि यह सांद्रता क्या होती है। तो देखो, सांद्रता का मतलब होता है किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा। यानी किसी भी विलयन में विलेय जितना ज्यादा होता है ना, विलेय की मात्रा जितनी होती है वही सांद्रता कहलाती है। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात का। किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है ना, यानी विलेय की मात्रा जो होगी वही क्या कहलाएगी? सांद्रता। इस बात को आप लोग विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सांद्रता तो आपको समझ में आ गई होगी कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है? सांद्रता होती है। ठीक है ना। अब सुनो, यहां पर क्या होगा? उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणु निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या करेंगे? गमन करेंगे। और इसी को अपन बोलते हैं क्या? इसी को अपन बोलते हैं विसरण कहते हैं। तो सर हमें एक उदाहरण भी दे दीजिए फिर साथ के साथ। तो देखिए भाई, उदाहरण भी ले लो साथ में। देखो, विसरण का उदाहरण अपन बात करें तो एक सामान्य सा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि जल से भरे पात्र में जब जल से भरे पात्र में सांद्र KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, सांद्र पोटेशियम परमैंगनेट। देखो, पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब होता है लाल दवा, है ना? होता है ना, अपन पानी को शुद्ध करने के लिए जो लाल दवा काम में लेते हैं ना, KMnO4, वो होती है ये लाल दवा। तो देखो, पोटेशियम परमैंगनेट की एक बूंद परमैंगनेट की
एक बूंद डाली जाती है तो कुछ समय पश्चात इसका बैंगनी या गुलाबी रंग सभी जगह फैल जाता है। अब देखो भाई, इससे क्या चीज समझ में आई सर? देखो, ये कोई पात्र है, पात्र के अंदर भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने ना इस पानी के अंदर एक बूंद डाल दी। किसकी बूंद डाली अपन ने? पोटेशियम परमैंगनेट की बूंद डाली अपन ने। अब सुनो ध्यान से, ये पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की आपने बूंद डाली है, तो आप लोग ये अच्छे से जानते हैं कि इस पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की इस बूंद के अंदर, भाई ये जो विलयन बन रहा होगा पोटेशियम परमैंगनेट का, ये जल में घुलकर ही बन रहा होगा। यानी कि थोड़ा सा जल है, उस एक बूंद के अंदर थोड़ा सा जल है और उसके अंदर विलेय पदार्थ ज्यादा खुला हुआ है। विलेय पदार्थ क्या है वहां पर? विलेय क्या है? विलेय है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट की एक बूंद अपन यहां पर डाल रहे हैं, तो इस बूंद के अंदर क्या है? इस बूंद के अंदर विलेय पदार्थ ज्यादा मात्रा में है, यानी यहां पर पोटेशियम परमैंगनेट की सांद्रता ज्यादा है। सांद्रता क्या है? यहां पर ज्यादा है। और इसकी तुलना में इस जल के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट की सांद्रता क्या होगी भाई? कम होगी ना, क्योंकि अभी तो घुला ही नहीं उसके अंदर, अभी केवल आपने बूंद डाली है। तो उस कंडीशन में इस बूंद के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट की सांद्रता ज्यादा होगी और इस जल के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट की सांद्रता उसकी तुलना में क्या होगी? कम होगी। अब जैसे आपने बूंद डाला तो भाई इस बूंद में उपस्थित जो अणु होंगे वो अधिक सांद्रता से कहां गति करेंगे? कम सांद्रता की ओर। यानी कि अणु जो होंगे पोटेशियम परमैंगनेट के, वो इस बूंद से जल की ओर गति करने लगते हैं, क्योंकि भाई बूंद के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट की सांद्रता ज्यादा है और जल के अंदर कम है। तो ये जो भी यहाँ पर कण है इस पोटेशियम परमैंगनेट के, ये सभी दिशाओं में इस प्रकार से क्या करेगा? गति करने लग जाएंगे और इस पूरे जल के अंदर ये फैल जाएंगे। तो ये जो परिघटना आपको दिख रही है ना फैलने की, इस परिघटना को अपन बोलते हैं विसरण की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? विसरण की प्रक्रिया इसको अपन कहते हैं। ठीक है ना? तो आशा करता हूं आपको ये बात बिल्कुल यहां पर समझ में आ गई होगी कि क्या होता है विसरण। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन होता है उसे विसरण कहते हैं। उदाहरण है, जब जल से भरे पात्र में सांद्र पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 की एक बूंद डाली जाती है। एक मिनट, बूंद अपन लिखना भूल गए भाई, ठीक है ना? तो यहां पर बूंद लिख लेना, है ना? ये लो, एक बूंद डाली जाती है तो कुछ समय पश्चात इसका बैंगनी या गुलाबी रंग सभी जगह फैल जाता है और इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को अपन विसरण कहते हैं। अब इसके बाद आती है कि सर एक और प्रक्रिया बच गई, परासरण। इसको भी समझा दो। तो भाई इसको भी देखो, परासरण को देखो। सबसे पहले इसकी परिभाषा में आपको बता दूं तो वह प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विलायक के अणु अर्ध
पारगम्य झिल्ली से होते हुए उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं, गमन करते हैं, गमन करते हैं, परासरण कहलाता है। अब देखो भाई, वह प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं, इसे बोलते हैं परासरण। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो मामला गड़बड़ हो गया। क्या हो गया मामला गड़बड़? कि ऊपर बोल रहे थे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, नीचे बोल रहे हो निम्न से उच्च की ओर, यानी कि सर ये तो उल्टे हो गए। तो देखो भाई, बिल्कुल ये उल्टे हैं, और इसी को भी अपन इसी प्रकार से जैसे अपन ने उसको समझा है वैसे अपन इसी को भी इसी तरह से बहुत सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे, देखो इस प्रकार का एक पात्र लेता हूं मैं, है ना। वैसे तो इसको अपन थीसल कीप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? थीसल कीप बोलते हैं ना। यहां पर अपन क्या करते हैं, इसमें यहां पर लगी होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली इसके अंदर, ठीक है ना। अब सुनो, ये है थीसल कीप बोलते हैं इसको, इसका एक नाम होता है थीसल कीप, ठीक है। इसमें यहां पर लगी होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या लगी होती है? ये अर्ध पारगम्य झिल्ली। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं इस चीज को। पारगम्य झिल्ली यहां पर लगी होती है, ठीक है। अब इसमें भर दिया, अब इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें अपन भर देते हैं शक्कर का विलयन भर देते हैं। मान लेते हैं ना चाशनी भर रखे हैं अपन इसके अंदर। क्या भरी अपन ने इसके अंदर? चाशनी, यानी कि शक्कर का विलयन भर दिया है, ठीक है भाई। शक्कर का विलयन है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? चाशनी बोलते हैं भाई, ठीक है। तो शक्कर का विलयन अपन यहां पर भर दिए, भर दिया इसके अंदर। अब इस थीसल कीप को क्या करेंगे, इसको है ना अपन पानी से भरे हुए पात्र में डुबोएंगे भाई। इसमें डुबोएंगे अपन इसको, पानी से भरे हुए पात्र में। तो ये लो भाई, मैंने पानी का पात्र तो ले लिया, और इस पानी के पात्र में मैंने क्या किया, इस थीसल कीप को डुबो दिया इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या, तो ध्यान से देखो। जैसे ही मैंने इसको जल से भरे पात्र में, इस प्रकार से थोड़ा पात्र सही बना लें अपन यहां पर ना, तो जल से भरे पात्र में अपन ने इसको डुबो दिया है। अब होगा क्या, तो देखो जैसे ही आप इसको इस पात्र के अंदर डुबोते हैं तो वास्तव में क्या होगा, ध्यान से देखो। यह शक्कर का विलयन था, शक्कर के विलयन के अंदर क्या क्या होगा भाई, शक्कर के विलयन के अंदर शक्कर के कण होंगे, यानी कि विलय शक्कर के कण होंगे, प्लस यहां पर विलायक जल होगा। अब यहां पर शक्कर के कण जल के अंदर घुले हुए हैं, मतलब इस जल के अंदर शक्कर के कणों की मात्रा ज्यादा है। किसकी तुलना में? इस बाहर भरे हुए जल की तुलना में। क्योंकि देखो भाई, बाहर तो कोई शक्कर के कण नहीं है, अभी आपने केवल इसको डुबोया ही है, तो उस कंडीशन में बाहर तो कोई शक्कर के कण नहीं है ना भाई। यानी कि बाहर शक्कर के कणों की सांद्रता क्या है, निम्न है। बाहर शक्कर के कणों की सांद्रता क्या है, निम्न है। और इस जल के अंदर यानी जो विलयन भरा हुआ है, इसमें शक्कर के कण उपस्थित हैं, मतलब यहां पर शक्कर के कणों की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो बाहर की तरफ भरा हुआ विलयन है, ये तो क्या है, कम सांद्रता वाला विलयन है, और अंदर भरा हुआ विलयन क्या है, अधिक सांद्रता वाला विलयन है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि वह प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु
अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो देखो भाई, बाहर के विलयन में निम्न सांद्रता वाला विलयन है, अंदर उच्च सांद्रता वाला विलयन है, तो विलायक के कण यानी कि जल के कण किधर गति करेंगे बताइए मुझे? तो ये गति करेंगे आपके अंदर की ओर, यानी कि इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए ये कण कहाँ गति करेंगे? इस थीसल कीट में गति करेंगे, जिससे इसका लेवल जो है वो इस प्रकार से बढ़ जाएगा। इसका लेवल क्या हो जाएगा? इस प्रकार से बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन परासरण। तो आशा करता हूं आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। दो वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे कि विसरण किसे कहेंगे और परासरण किसे कहेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन होता है उसे विसरण कहते हैं। उदाहरण मैंने आपको दे दिया है। और वह प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं परासरण। तो ये दो वर्ड आपको समझने बहुत जरूरी थे, डायरेक्ट आप लोगों से इस चीज को पूछ लिया जाता है। ठीक है ना? तो आशा करता हूं आपको यहां तक की बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? चलो, तो इस चीज को आप लोग यहां पर समझेंगे, अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? चलो भाई, तो यहां तक की बात अपन ने अच्छे से कंप्लीट कर ली है। अब एक और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, थोड़ा सिंपल सी बात, कि अर्ध पारगम्य झिल्ली कभी पूछ लिया जाए आप लोगों से किससे बनी होती है, तो यहां पर एक नोट लगाकर मैं आपको बता देता हूं। नोट क्या है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली जो होती है ये कुछ पदार्थों से बनी होती है, जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। अर्ध पारगम्य झिल्ली रासायनिक पदार्थ फिनोल, अर्ध पारगम्य झिल्ली रासायनिक पदार्थ फिनोल तथा पोटेशियम फेरोसाइनाइड से बनी होती है। ठीक है ना? तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। तो आज अपन ने एक सामान्य सी बात विसरण व परासरण के बारे में की है। अब इसके बाद अपन अनुसंख्यक गुणधर्म परासरण दाब के बारे में चर्चा करेंगे, तो वो चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।